नमस्कार मित्रों, संवाद की आज की कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी मरीज को बार बार किसी बीमारी का आना, लौट के आना, और एस्ट्रोलॉजिकली हम उसको हेल्प कर सकते हैं या नहीं, या कैसे हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा सा जो सब्जेक्ट मैटर मैंने तैयार किया शायद लंबा है थोड़ा, तो 1 या 2 कड़ियों में पूरा होगा, और संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं, बात करते चलते हैं साथ। तो बात मैं शुरू कर रहा हूँ एक मशहूर थॉट से। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तो सब आदमी के पास ना कितने साधन हो, कुछ भी हो, पर सेहत है तो दुनिया है सब आपके आसपास। ठीक है, तो अब सब रिलैप्सेस की क्या वजह रहती है, जनरली क्रॉनिक डिजीजेस में होता क्या है, मैं कुछ बिना उसको टेक्निकल किए समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे रीजंस हैं, मैं एक एक से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहला सब सेल्फ मेडिकेशन। आपके हमारे घरों में साहब हर जगह पर ये चलता है, तबीयत ठीक है नहीं है, दवाइयाँ 4 लिखी हुई हैं, केमिस्ट से मंगा लो, नहीं तो केमिस्ट को फ़ोन करो, हालचाल बताओ और उसको कोई दवाई भेज दे। मोटी मोटी पता है कहानी क्या है, हम ना कंसल्टेशन फीस बचाने में लगे हुए हैं अपनी। और मैं हमेशा अपने हर क्लाइंट को ये बात समझाता हूँ कि एक डॉक्टर से और एक ज्योतिषी से राय लेना कभी महंगा नहीं पड़ता, फ़ायदा ही होता है, एज फ्रीक्वेंट एज पॉसिबल। और ना हो साहब तो अब केमिस्ट ने डी फार्मा पढ़ा है और उसने MBBS किया है, सारे MBBS क्यों करें, डी फार्मा करके ना बैठ जाए। कुछ तो फ़र्क है ना साहब दोनों की नॉलेज में, इस फ़र्क को समझना ज़रूरी है। अगली रीज़न, मोस्ट कॉमन रीज़न, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस, नॉन कंप्लायंस। मेडिकल टर्म है नॉन कंप्लायंस। कहने का मतलब डॉक्टर ने कहा जी 5 दिन दवाई खाना, 2 दिन खाई, थोड़ा आराम आया, छोड़ दी। मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर रिलैप्स ये है कि आपने दवाई पूरी प्रिस्क्राइब्ड ली ही नहीं, या प्रिस्क्राइब्ड तरीके से नहीं ली, या परहेज जो बताया वो नहीं किया। ठीक है, तो नॉन कंप्लायंस इज अनदर बिग रीजन फॉर रिलैप्स ऑफ एक बीमारी का जो रिलैप्स आता है। ठीक है, मैं वो टर्म भूल गया था। अगला, ट्राइंग ऑल्टरनेट थेरेपीज। होता क्या साहब, हमें अभी कोई तकलीफ है, भगवान ना करे, पर हर घर में सुख दुख बीमारी ये सब चलता ही है। कोई तकलीफ है, हम अभी तो इमीडिएटली ना लेंगे एलोपैथिक दवाई, कुछ दिन में आ गया रिलीफ, और रिलीफ आते ही हम ऑल्टरनेट मेडिसिन पे ढूंढने लग जाते हैं कि ना फलां ने ना ये बताया, ये ऐसे अच्छा है, एंड वी मूव, या यूं कहो वी डाइवर्ट। मैं साहब एक चीज़ ईमानदारी से हाथ जोड़कर कह दूं, मैं कहीं पर भी ये साबित करने की कोशिश में नहीं लगा दैट एलोपैथी इज़ द ओनली मेडिकल सिस्टम। मैं अपने आसपास, अपने घर परिवार में ही होम्योपैथी से, आयुर्वेदा से, यूनानी से पेशेंट्स को ठीक होते देखा है, रिकवर होते देखा है। तो मैं जानता हूँ
that these therapies work. And me myself is a chiropractor. तो मैं जानता हूँ कि ऑल्टरनेट थेरेपीज काम करती हैं, पर कब करनी चाहिए, उनमें जाना चाहिए, कब नहीं, ये आपका विवेक रहना चाहिए साहब। एग्जाम्पल से मैं बातों को समझाने की कोशिश करता हूँ साहब। एक बड़ा प्यारा बच्चा है साहब हमारा, उनके फादर साहब की ये कहानी है। हुआ ये साहब आज से करीबन 10 साल पहले की शायद बात होगी। उनका किडनी फेलियर हो गया, एंड एज एलोपैथी एडवाइजेस कि या तो किडनी ट्रांसप्लांट हो या डायलिसिस पे डाल दो। अब साहब कुछ दिन तो उन्होंने शायद दवाई ली, डायलिसिस तो मेरे को याद नहीं कि उन्होंने किया कि नहीं किया, एंड वेरी सून ही टर्न टू द एलोवेरा जूस। कोई MLM करते थे, क्या था, एलोवेरा जूस, कि भाई ये पी लो और ठीक हो जाए। और मैंने साहब एक बात हमेशा कहता हूँ कि ये जो ऑल्टरनेट थेरेपीज़ में कभी कभी हम चले जाते हैं और वहाँ जो हमारे को एक टेम्परेरी शॉर्ट टर्म रिलीफ आ जाता है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। मैं समझाता हूँ कैसे। अब साहब इन्होंने एलोवेरा जूस पीना शुरू किया, जूस पिया, कुछ दिन बाद जो टेस्ट कराए होंगे, क्योंकि 10-12 साल पुरानी बात है, मेरे को बहुत ज़्यादा डिटेल्स याद नहीं है, और एंड ही स्टार्टेड बिलीविंग कि ये एलोवेरा जूस मेरे को ठीक कर देगा, क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट ठीक आ गई है। करते करते साहब आखिर एक दिन आ गया that all by sudden his body collapsed and he passed away. तो ये जो टेम्परेरी रिलीफ दिया ना उस बेचारे एलोवेरा ने, एलोवेरा जूस में कोई शायद बुराई नहीं होगी, पर जो उसने टेम्परेरी रिलीफ दिया और उसमें जो उन्होंने अजम्पशन शुरू कर दी that probably this is working for me, actually damaged the whole plot. सारा मसला वहीं से खराब हुआ। अब उससे इंटरेस्टिंग केस लीजिए साहब, ये जो मैं खन्ना कैंप हो के आया हूँ, जुलाई में खन्ना में कैंप किया, वहाँ का केस है। और अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से 1 मिनट पहले मैंने फीडबैक के लिए फ़ोन किया है कि जो भी मैं बात करूँ मैं ऑथेंटिक बात कर पाऊँ। तो साहब ये भी केस फिर से किडनी फेलियर का है। किडनी फेल हो गई, तबीयत बहुत ख़राब थी, सो मच सो कि इनके कंडीशन पर डॉक्टर को तसल्ली नहीं थी। पर इन्होंने जब मेरे को कुंडली दिखाई, आई टोल्ड हिम कि इस तारीख को, और वो तारीख 1 महीने बाद थी, मैं कहा इस तारीख से इनको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा एंड ही विल स्टार्ट रिकवरिंग। टाइम गुजरता गया, कभी तबीयत बिगड़ रही है, कभी संभल रही है। अल्टीमेटली द प्रॉमिस्ड डेट अराइव्ड एंड हिज बॉडी स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग। अब साहब वो जब ठीक होने लगे तो डॉक्टर ने ऑब्वियसली डायलिसिस पहले भी किए थे। उसके बाद डॉक्टर ने कहा जी देखो, डायलिसिस एक ऑल्टरनेटिव है, किडनी ट्रांसप्लांट एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है, सो बेटर यू डिसाइड। क्योंकि जो डायलिसिस जिनके एक्सपोजर है वो जानते हैं कि डायलिसिस के लिए जनरली वो एक परमानेंट एक वो सिस्टम सा बना देते हैं ताकि पेशेंट के लिए पेनफुल ना रहे, ठीक है। तो अब साहब यहाँ पर मरीज़ तो बेचारा कितनी हालत में होगा। जो उनके केयर टेकर्स थे उन्होंने एक बड़ी अच्छी अक्लमंदी की, उन्होंने कहा साहब हमारे को कर दो डिस्चार्ज, हम ले जा रहे हैं इनको घर। अब देखिए साहब, मेडिकल चीज़ों में जितनी मेरी नॉलेज है या नहीं है, पर जितना है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आइडियली एक टेस्ट किया जाता है डायलिसिस से पहले क्रिएटिनाइन के लिए,
और वो 0.5 से 1.2 होना चाहिए। ये एक आइडियल सी एक सिचुएशन है। मेल और फीमेल में एक माइनर सा वेरिएशन रहता है। जब ये अस्पताल से डिस्चार्ज होके आए तो इनका क्रिएटिनाइन 4.5 पर था। मेरे को डिस्टिंक्टिवली याद है बिकॉज ही टोल्ड मी ओवर द फोन। उसके बाद आके साहब ये पहले तो होम्योपैथी में चले गए, भगवान भला करे। सिचुएशन वर्स हो गई, 4.5 से क्रिएटिनाइन 9 पे आ गया साहब। फिर इन्होंने फिर डॉक्टर बदला। डॉक्टर बदलने के बाद अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, और डॉक्टर ने इनको किसी मेडिकेशन पे डाल दिया। देखिए साहब, यहाँ पर ना मेडिकल प्रोफेशनल्स की भी थोड़ी सी कमज़ोरी है कि उनको कोई गिनी पिग चाहिए होता है ना। तो उन्होंने इनको मेडिकेशन पे डाल दिया और कह दिया जी 8 महीने में ना ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे साहब। अब ये भाई मेरे पास आए मिलने, और इनका बेटा ही आया, और मैंने उनको कहा भाई 8 महीने को छोड़, डू यू थिंक ही विल सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट 8 days? और सर डॉक्टर ना कह रहे हैं, मैं टेस्ट कराता है पंजाबी, मैं टेस्ट कराता है क्रिएटिनाइन जड़ा है ना 9 तो 8 ते आ गया है। वो कह रहे 8 महीने भी ठीक हो जाएंगे। एंड आई kept telling, do you think he will survive the next 8 days? लकीली अभी 8 दिन पूरे नहीं हुए हैं। अभी मैंने फ़ोन किया है उनको, ही इज़ स्टिल अलाइव, बट नो चेंज इन इज मेडिकल सिस्टम। सो द ओनली थिंग लेफ्ट इज वेट फॉर द अनफॉर्चुनेट इवेंट टू हैपन। मेरा समय भाग गया। मैं अपनी बात को अगली कड़ी में फिर पूरा करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मेरे को। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, संवाद की आज की कड़ी में आप सबका स्वागत है। पिछली बार हमने देखा कि बीमारी किसी के रीलैप्स होने के या उसके अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल जाने के क्या क्या वजह हो सकती हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ और काम की बातें करने वाले हैं। तो साहब, बीमारी किसी के बढ़ने में एक बहुत बड़ा हाथ है इग्नोरेंस का, कि हम बीमारी को इग्नोर करते चले जाते हैं, और उस इग्नोरेंस में भी एक बहुत बड़ा हाथ सोशल स्टिग्मा का है साहब। लोग क्या सोचेंगे, हम लोगों को क्या बताएंगे। अरे भाई, अपना जीना है तुम्हारे को, पर नहीं। खैर, केस है, सुनने समझने वाला केस है साहब। उसकी डेजिग्नेशन बताए बिना गुजारा चलेगा नहीं। फौजी है साहब, वो फौजी है। और he was awarded for his bravery during the Kargil war। ये उसका कैलिबर। पर अनफॉर्चुनेटली उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद ही स्टार्टेड बिहेविंग एबनॉर्मल, कुछ अजीब हरकतें, कुछ अजीब बातें करना। ज़्यादा मैं समझा नहीं सकता क्योंकि मैं चाहता नहीं कि वो बच्चा आइडेंटिफाई हो। करते करते साहब वो केस मेरे पास आया।
केस आया तो मैंने कहा जी इसको प्रॉब्लम अभी भी है क्या? नहीं, नाउ ही इज फिट। उसको मिलिट्री ने सिक लीव के ऊपर घर वापस भेजा कि इस जब तक ये फिट एंड फाइन ना हो हम इसको वापस नहीं लेंगे। उसके बाद इसका जो उन्होंने एक टेस्ट लिया, प्रोबेबली साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक टेस्ट लिया, ही पास्ड इट, सो दे वर वेरी मच अश्योर्ड कि नाउ ही इज़ फाइन, सो नो मोर मेडिकेशंस एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। और मैं उसकी मदर को कहता रहा, इट्स अ डेफिनेट केस ऑफ relapse, प्लीज डोंट ओवरलुक। पर डॉक्टर ने हमारे कह दिया है कि वो ठीक है, एंड यू कांट हेल्प। समटाइम्स पीपल लर्न द लेसन हार्ड वे। उसको साहब वापस भेज दिया, मेरे कहने के बावजूद उसको भेज दिया। बड़ी हाई जगह पर उसकी अच्छाई, मतलब ऑब्वियसली उसकी रैंक अच्छा था तो अकॉर्डिंगली पोस्ट भी उसको बड़ी अच्छी मिली हुई थी, प्रेस्टिजियस सी पोस्ट पे कहीं बैठा हुआ था वो जगह पर। एंड ही स्टार्टेड बिहेविंग एबनॉर्मल। कहानी को छोटा करते हुए आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, फाइनली उसको फौज से निकाल दिया गया। हिज मैरिड लाइफ वॉज ruined, डाइवोर्स्ड, घर बिक गया एलुमनाई, क्या बोलते हैं, एलुमनी पे करने में। और जो अभी मेरे पास कुछ साल पहले तक की रिपोर्ट है दैट ही वॉज बीइंग ट्रीटेड इन सम मेंटल हॉस्पिटल। एक रीलैप्स और स्टोरी बिगड़ती चली गई, पर कोई समझना नहीं चाहता था तो वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब साहब मैंने इतना ये किस्सा क्यों सुनाया कि बहुत जल्दी एक ऐसा किस्सा रिपीट होने वाला है साहब, जो अगला किस्सा सुनाने वाला हूँ। आई डोंट नो जब तक ये पब्लिश होगा तब तक बच्चे के माँ बाप सुन पाएंगे, समझ पाएंगे कि नहीं, वक्त बचेगा या नहीं, पर लेट्स ट्राई। अब साहब ये भी प्रॉब्लम यही है कि बच्चे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, हेलुसिनेशंस कुछ होते थे इसको, और एबनॉर्मल सा इसने बिहेव करने लग गया। हॉस्टल में था, ऑब्वियसली फिर कॉलेज ने इसको बाहर निकाल दिया। पेरेंट्स ने जाके बच्चे को संभाला, संभालने के बाद इसको घर लाए। घर लाने के बाद ट्रीटमेंट वो आज तक चल रहा है, अभी भी इसका चल रहा है ट्रीटमेंट। और इस सारे दौरान में 5-7 साल निकल गए। लकीली इसने अपना ग्रेजुएशन के लिए गया हुआ था, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में बिना मुझे बताए, आई एम नोबडी, बट बिना मुझसे डिस्कस किए इन्होंने उसको दोबारा वापस भेज दिया, बाहर रहे, इंडिया से बाहर। मैं छुपाना चाहता था पर छुपा पाया नहीं, दोबारा बाहर भेज दिया। तो एक दिन साहब इसके पेरेंट्स मेरे पास आए एंड दे आस्क्ड मी अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन कि संजय, दे कॉल मी बाय नेम, ही इज एल्डर टू मी, सो संजय, इसकी नौकरी कब लग जाएगी? मैं कहा जी पहले तो ये बताओ इसको भेजा कब। खैर मैंने कुंडली देखी, ध्यान से आगे पीछे दाएं बाएं दिमाग लगाया, एंड आई आस्क्ड देम अ बेटर
क्वेश्चन, आपको आपका बेटा कमाता हुआ चाहिए कि जिंदा चाहिए? और उन्होंने कहा जी जिंदा चाहिए। तो मैंने कहा अभी के अभी उसको फोन करो और उसको को इंडिया वापस आना। इसको आने वाले कुछ दिन के अंदर अंदर रीलैप्स होने वाला है। और कोई माँ बाप ना बिना हाथ जलाए सीखते नहीं साहब। हर किसी को लगता है बच्चे के आगे ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, तो इस अपॉर्चुनिटी को तो अवेल कर ही लो, आज ही अवेल कर लो कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए। और उन्होंने उसको वहीं पर रोके रखा। 3-4 दिन के बाद नौकरी भी लग गई। वो भी मैंने प्रिडिक्ट किया था कि अगर ये टिका रहा तो ये नौकरी लग जाएगी, पर एडवाइस ये है कि इसको बुला लो। नौकरी लग गई एज एक्सपेक्टेड। जैसे ही जॉब का प्रेशर शुरू हुआ और उसको प्रॉब्लम का रीलैप्स हो गया। रीलैप्स होते ही इनको मेरी बात समझ आ गई और इसको इंडिया बुला लिया। अब साहब इंडिया बुलाने के बाद बच्चे ने ऑब्वियसली पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अब उसको फिर भेजने की कोशिश चल रही है, जा रहा है, कोशिश क्या चल रही है, जा रहा है। तो इस बार मैंने उनको एक ही चीज समझाई थी कि जाने से पहले मेरे से मुहूर्त निकलवा कर जाना, ठीक है। और 7 साल से या 5 साल से, एग्जैक्ट टाइमलाइन याद नहीं है मेरे को, आई हैव बीन इंसिस्टिंग कि मुझे उस बच्चे से मिलवाओ। मिलवाते ही नहीं साहब कि उसको, वो सोशल स्टिग्मा कह लो, कुछ भी कह लो, बहाना उनके पास इतने अच्छे होते हैं जो जिन्हें मैं काट नहीं पाता। तो साहब कल परसों वो आए साहब, मेरे पास आए और मुहूर्त निकलवाने के लिए उन्होंने कहा। पर मैंने बच्चे को देखा, बॉडी लैंग्वेज को सेंस किया कि थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल। सो रादर देन गेटिंग इनटू द मुहूर्ता थिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, मैंने बच्चे को अपने पैरामीटर्स के ऊपर जज करना शुरू कर दिया। बहाने से बच्चे को बाहर भेजा और उसकी मदर को मैंने बात बोली, ये बच्चा ठीक नहीं है, ये सर्टेन रीलैप्स का केस है, डेफिनेट रीलैप्स का केस है। तो उनको मेरी ये बात समझ आ गई। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी, वो आपसे बात करेंगे, केस को डिस्कस करेंगे। शाम को उनके हस्बैंड का फ़ोन आया, मैंने उनको सारी सिचुएशन, सारी ऑब्जर्वेशंस बताई। एंड देन ही ट्राइड टू एक्सप्लेन मी इन अ मोर इंटेलिजेंट वे। वो ऐसे बोलते हैं ना, मोर इंटेलिजेंट वे, कि वीज़ा के लिए इसके सारे टेस्ट हुए हैं जैसे वो पहले वाले फौजी वाले केस में हुए थे, एंड दे हैव अप्रूव्ड हिम टू गो अहेड। तो अभी भी आपको लगता है? मैं कहा 101% लगता है साहब। गो एंड कंसल्ट हिज साइकेट्रिस्ट एंड टेक अनबायस्ड एडवाइस वेदर ही शुड गो और नॉट। अब टेक्निकली यहाँ के बाद होना ये चाहिए कि अगले दिन मुझे ये फ़ोन आता कि साहब डॉक्टर ने ये कहा है। अब साहब मेरे को फ़ोन आ रहा है कि जी इतने बजे की फ़्लाइट है, उसके हिसाब से मुहूर्त निकाल दो। मैं कहा ठीक है साहब, मेरी फ़ीस भेजो, मैं मुहूर्त निकाल देता हूँ। मैंने मुहूर्त निकाल दिया। ना मैंने उनसे पूछा कि डिड यू बॉदर्ड कंसल्टिंग द साइकेट्रिस्ट और नॉट, नॉर ही डिड ही टेल मी। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपसे बात की ना, वो राजा जनक की एक कहानी सुनाई थी साहब, कि राजा जनक ने आदेश दिया, तो साहब यहाँ मुझे इसके पिता ने आदेश दिया मुहूर्त निकालो, और मैंने निकाल दिया। एंड लेट द डेस्टिनी प्ले इट्स रोल, बट आई नो समथिंग बिग इज कमिंग अप, माई सस्पिशंस आर हाई।
तो अगर ये मेरा वीडियो साहब आपके कानों तक पहुंच जाए वक्त रहते तो सुनना, समझना और ठंडे दिमाग से डिसीज़न लेना। ऑब्वियसली कुछ और लोग सुन रहे होंगे तो ये चीज़ उनकी भी मदद करेगी। पर कहानी साहब यहाँ ख़त्म नहीं होती, छोटी सी एक डिस्कशन और बाकी। कभी कभी साहब हम रीलैप्सेस को बिल्कुल बचा नहीं पाते। अब ये जो पहले के केसेस था ना साहब, उन सब में अगर प्रिवेंटिव मेजर कहीं लिया जाता तो रीलैप्स तो होता पर वो एग्रीवेट नहीं होता। अब साहब ये जो केस है अगला मैं बताने वाला हूँ, इनको साहब कैंसर था, मेरी स्टूडेंट की मार्फत केस आया था। एंड आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स टू कीप फॉलोइंग अप द केस। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जानते होंगे कि कभी कभी मैं नॉट ऑलवेज, जहाँ पर एक गुड फेथ होती है तो वहाँ मैं कभी कभी एक मैसेज ड्रॉप करता हूँ एनी अपडेट्स करके, बस भेजना है भेजो जवाब, नहीं भेजना मत भेजो, इट हार्डली मैटर्स। तो कैंसर था साहब, मेरी स्टूडेंट की मार्फत ये केस आया हुआ था। तो एक दो बार बात हुई, मैंने अपनी स्टूडेंट का कहा ये सर्टेन रिलैप्स है, इसको फॉलो करती रही हो। शायद 2006 या 7 की बात है। उन्होंने कहा सर अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, बस ये लास्ट एक फाइनल चेकअप के लिए अब मैं जा रहा हूँ बॉम्बे, उसके बाद तो आई एम फिट एंड फाइन। बात आई गई हो गई, 2-3 साल स्टूडेंट भी मेरे हॉराइजन से गुम हो गई। 2-3 साल बाद जब स्टूडेंट आई कोई केस लेके, मैं कहा फॉरगेट द केस, पहले उसका फॉलोअप। बोली सर वो हो तो गया, निबट तो गया केस, वो ठीक तो हो गए। मैं कहा डिड यू आस्क हिम? शी सेड नो। मैं कहा डिड आई टेल यू द रिलैप्स? शी सेड यस। उसके बाद साहब मैंने उनसे नंबर लिया, मैंने उनको कॉल किया उसी के सामने, और उन्होंने कहा साहब कुछ नहीं, मैं मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। जब मैं वहाँ बॉम्बे गया था, डॉक्टर को लगा कि शायद मैं ठीक हूँ, पर वो डायग्नोस के बाद, टेस्ट के बाद पता चला कि मेरे अंदर से वो चीज़ गई ही नहीं, वो बढ़ती चली गई। एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई डेथ। साहब उसके बाद मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उन्हें फ़ोन करने की, और एक ऑब्वियस आउटकम वो मुझे पता ही था। तो साहब एस्ट्रोलॉजी मदद आपकी करती कहाँ है? बहुत जल्दी जल्दी कंक्लूड करूँगा। एस्ट्रोलॉजी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है, प्रॉब्लमेटिक एरिया को आइडेंटिफाई करती है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लमेटिक टाइम फ्रेम्स को, टाइम जोन्स को आइडेंटिफाई करती है कि इन वक्तों में दिक्कत आएगी साहब, थोड़े से चौकन्ने रहना। और जब चौकन्ने रहो तो प्रॉब्लम एग्रीवेट होने से बच सकती है। आशा करता हूँ ये दोस्त कड़ियों में जो मैंने आपसे हेल्थ और रिलैप्सिस पे जो भी डिस्कशन किया है उससे आप कुछ फ़ायदा उठा पाए होंगे, कुछ नए लोग इससे कुछ फ़ायदा उठा पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे। आने वाली कड़ियों में हम फिर मिलेंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।